आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य में आदिकाल के बारे में। आदिकाल की शुरुआत करेंगे। हिंदी साहित्य में जहाँ क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी पीजीटी में, उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो हमने नोट्स तैयार किया है उसका हम डिस्कशन करेंगे इस नोट्स के माध्यम से। और आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहाँ पे आप कितनी चीज़ों को अभी तक जान पाए हैं, कौन सी चीज़ें छूटी हैं, इस वीडियोज़ के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपने क्या छोड़ा है और क्या इसमें से आपको आता है। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। जैसा कि हम आदिकाल के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो शुरुआत करते हैं। अब अमीर खुसरो ने हिंदी के बारे में जो है इसके बारे में इन्होंने जिक्र खालिक बारी में किया है। हिंदी शब्द के बारे में इन्होंने 5 बार कहा है और हिंदवी शब्द का प्रयोग जो है 30 बार किया है। खालिक बारी में अमीर खुसरो ने इनकी एक पुस्तक है खालिक बारी, उसमें हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो विदेशियों के गलत उच्चारण से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। साहित्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हिंदी समभावे साहित्यम, साहित्य केवल और केवल भाषा का होता है। साहित्य किसका होता है? केवल और केवल भाषा का होता है। इस तरह से हम रामचंद्र शुक्ल का कथन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, काफ़ी लंबा कथन है थोड़ा, बट इम्पॉर्टेंट है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित होता है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इनका कहने का अर्थ यही है कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुरूप होती है। हिंदी साहित्य के जो भी स्टूडेंट हैं, हम आशा करते हैं कि इस कोटेशन से पहले से वो परिचित होंगे। ये रिवाइज क्लास बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, आप आगे देखते रहिए ऐसा। इस तरह से हम देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन। ये कहते हैं, जो प्रभावशाली रचना पाठक अथवा श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है वह क्या कहलाती है? साहित्य कहलाती है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है साहित्य के बारे में। इनका एक और है, अंतःकरण के दीप्तियों के चित्र का नाम कविता व साहित्य है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का दूसरा कथन है साहित्य के बारे में कि अंतःकरण के दीप्तियों के चित्र का नाम कविता व साहित्य है। इनका तीसरा कथन है, साहित्य समाज का दर्पण है। ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि साहित्य को समाज से और राजनीति से, धार्मिक परिस्थिति से इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हम किसी टाइम पीरियड का साहित्य पढ़ते हैं तो हम पाते हैं उस साहित्य से हमें पता चलता है कि उस समय की राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी रही होंगी। जैसे कि हम रामायण काल के बारे में अगर रामायण को पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि उस समय जो है भाई भाई में प्रेम था, और यही चीज़ अगर हम महाभारत में देखते हैं तो कला था। रामायण में जो है स्त्रियों का सम्मान था और महाभारत में क्या था? स्त्री का अपमान किया गया था। इस तरह से रामायण और महाभारत से भी हम देख पाते हैं कि उस समय की जो स्थिति थी समाज की क्या थी। तो साहित्य हमें उस चीज़ के बारे में बताता है, उस काल के बारे में बताता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन है, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। यह कहते हैं कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। इस तरह से श्याम सुंदर दास जी का कथन है, साहित्य वह काव्य है जो हृदय में अलौकिक आनंद की सृष्टि करे। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, साहित्य वह काव्य है जो हृदय में अलौकिक आनंद की सृष्टि करे। इस तरह से डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, सरस शब्दार्थ का नाम ही काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, सरस शब्दार्थ का नाम ही काव्य है। आगे पंत कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है। पंत का क्या कथन है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है। इस तरह से जयशंकर प्रसाद कहते हैं, उनका कथन है, काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं होता। वह एक रचनात्मक ज्ञान धारा है। ऐसा जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है।
मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। इसी तरह कालरीज कहते हैं सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान ही कविता है। इस तरह से हमने देखा कि हिंदी साहित्य के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। जो इम्पोर्टेंट मत हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं हिंदी साहित्य लेखन की भूमिका, कि हिंदी साहित्य की लेखन की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, इसको हम देख रहे हैं। वास्तव में हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत जो है 19वीं शताब्दी के आसपास हुई है। हमें नाभा दासकृत भक्तमाल में 200 भक्त कवियों के बारे में इनका जीवन वृत्त मिलता है, जो 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 16वीं शताब्दी में। इस तरह से 17वीं शताब्दी में ही गोकुलनाथ का जो है ये मिलता है 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। गोकुलनाथ का क्या मिलता है? 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। गोकुलनाथ जो थे ये किसके पुत्र थे? विट्ठलनाथ के। और विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के। इस तरह से आगे बढ़ते हुए क्रम में हम देखते हैं 18वीं शताब्दी में कालिदास त्रिवेदी, इनका आता है कालिदास हजारा। कालिदास त्रिवेदी का क्या है? कालिदास हजारा। अभी हमने देखा 16वीं शताब्दी में नाभादास कृत भक्तमाल, 17वीं शताब्दी में देखा हमने गोकुलनाथ कृत 200 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता। इस तरफ 18वीं शताब्दी में हमने देखा कालिदास त्रिवेदी जी का कालिदास हजारा। आगे हम देख रहे हैं 19वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का आगाज हुआ। 19वीं शताब्दी से ही माना जाता है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। इस तरह हम आगे देखते हैं कि शुरुआत किसने किया। गारफा द ताफी, इस नाम से हिंदी साहित्य वाले तो वाकिफ होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए। गारफा द ताफी ये क्या थे? ये फ्रांस के रहने वाले भाषाविद थे। इन्हें फ्रेंच का अच्छा ज्ञान था। इंग्लैंड में विश्व भाषा की विशेषता पर शोध कर रहे थे तथा इसी समय इन्हें भारत में उर्दू का प्राध्यापक नियुक्त कर दिया गया। इनके एक ग्रंथ था इफ्तवार द ला लिटरेचर एंडोया हिंदुस्तानी। इनका ग्रंथ था इफ्तवार द ला लिटरेचर एंडोया हिंदुस्तानी। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1839 ईस्वी माना जाता है। किसी भी भाषा में हिंदी साहित्य का यह प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया था। इस ग्रंथ को लिखने के लिए गारफा द ताफी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था और ये जो है इफ्तवार द ला लिटरेचर एंडोया हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। वो पहली बार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। वो किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। लिखा किसने? गारफा द ताफी ने। किस पद्धति में लिखा? वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा। इस ग्रंथ में हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने अंगद को बतलाया, जिसमें टोटल इन्होंने 738 कवियों को लिया और 72 कवि जो है इन्होंने बस हिंदी के बताए। हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, फ्रेंच भाषा में लिख रहे हैं, 738 कवियों को ले रहे हैं, बट उसमें 72 कवि ही हिंदी के बता रहे हैं और बाकी 656 कवि जो हैं उर्दू के हैं। ऐसा इन्होंने किया। इसका 2 भाग में प्रकाशन हुआ। प्रथम तो 1838 या 39, और द्वितीय भाग का जो है 1847 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसका ये 2 भाग थे। संस्कृत जो था, इसका द्वितीय संस्कृत का आगमन जो है 1871 में हुआ। पहले संस्करण में 2 भाग, प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में, द्वितीय भाग का 1847 में, और जो दूसरा संस्करण था इसको 1871 में इसका प्रकाशन हुआ। लेकिन इस अपने ग्रंथ में काल विभाजन और नामकरण नहीं किए थे। कोई भी काल विभाजन और नामकरण करने का काम जो है हिंदी साहित्य का गारफा द ताफी ने नहीं किया था, बस इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति में लिख दिया था। इनके जो ग्रंथ का अनुवाद है लक्ष्मी सागर वासुदेव ने 1952 ईस्वी में हिंदू साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया। किस ग्रंथ का अनुवाद किया? इफ्तवार द ला लिटरेचर एंडोया हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा था, गारफा द ताफी ने लिखा था। इसका हिंदी में अनुवाद किशोरी लाल गुप्त जी ने 1952 ईस्वी में किया, हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से। हिंदी प्रेमियों के लिए यह ग्रंथ आधारशिला का काम करता है, क्योंकि इसमें हिंदी के अतिरिक्त उर्दू कवियों के साहित्य से परिचय का आधारशिला जो है मिलता है इस ग्रंथ से। अब देखते हैं गारफा द ताफी के विचार
की पुष्टि करते हुए ऐसे हिंदी साहित्य को, अब तो शुरुआत हो ही चुकी है गारफा तताफी से, अब इनके विचार की पुष्टि करते हुए आगे 1848 में मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ए-फुदराए हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ए-फुदराए हिंदी शीर्षक से लिखा, ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। पहले तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, तो उसके बाद कौन लिख रहा है? मौलवी करीमुद्दीन 1848 ईस्वी में। ये उर्दू भाषा में लिखते हैं और इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम क्या दिया? तज़किरा-ए-फुदराए हिंदी। इस ग्रंथ में करीमुद्दीन ने 1004 कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें महज 62 कवि जो है हिंदी के बतलाए हैं। इस ग्रंथ में हिंदी के प्रथम कवि का नाम अब्दुल कादिर बख्श बतलाया है। हमने देखा गारफा तताफी ने अंगद को बतलाया है और करीमुद्दीन किसको बता रहे हैं? अब्दुल कादिर बख्श को बतला रहे हैं। यह ग्रंथ उर्दू भाषा में लिखा गया है, अतः हिंदी साहित्य का इतिहास उर्दू भाषा में लिखने का पहला काम जो है मौलवी करीमुद्दीन ने ही किया है और इन्होंने भी वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया है। कोई काल विभाजन नहीं, कोई नामकरण नहीं, इन्होंने भी किया है। इस तरह से हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के बारे में देखें। ये वीडियो काफ़ी लंबे ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं और इस वीडियो के लिए जो भी सुझाव देने होंगे आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। इसका हिंदी साहित्य के जो अगले पार्ट हैं ये अगले वीडियो में आएंगे। इस तरह से ज़्यादा हम 12-13 वीडियो में पूरे हिंदी साहित्य में जो आदिकाल का पार्ट है उसको हम डिस्कशन करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।